गुड मॉर्निंग क्लास। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का पहला टॉपिक, अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है, अब अर्थशास्त्र का परिचय में जैसा कि आप जानते हैं अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। अर्थ का अर्थ है यहाँ पे धन, यानी और शास्त्र का अर्थ है किताब, यानी धन की किताब। धन की किताब से अर्थ यहाँ पर क्या है, धन का अर्थ, यानी धन का अध्ययन से अर्थ है। ठीक है, पर ये अर्थशास्त्र का अगर हम परिचय पढ़ रहे हैं तो वास्तव में अर्थशास्त्र शब्द आया कहां से, अर्थशास्त्र की शुरुआत कहां से हुई। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कौटिल्य यानी चाणक्य जी ने सीधा अर्थशास्त्र का निर्माण कर दिया था। कुछ तो क्रियाएं पहले हुई होगी, वो क्रियाएं क्या। क्योंकि देखो मानव सभ्यता का आदिकाल से चल रहा है। ठीक है, मानव सभ्यता का पहले वो आदिवासी था, इधर उधर घूमता था, फिर उसने सामान्य से क्रियाएं शुरू कर दी। फलों से पेड़ों से फल लेके खाता था। तब तक तो कोई अर्थशास्त्र का जन्म हुआ नहीं था, तो कोई क्रियाएं नहीं की, यानी इनकी क्रिया तो ही नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया लोग क्या हो गए, समझदार हो गए। उन्होंने कौन सी क्रियाएं शुरू की, कृषि क्रियाएं शुरू की, पशुपालन शुरू किया, दुग्ध पालन शुरू किया, अन्य क्रियाएं शुरू की। और धीरे धीरे समय जैसे जैसे बदलता गया उन्होंने और क्या कर दिया, समय क्या रहता है, और आर्थिक क्रियाओं को क्या कर दिया, जन्म दिया। ठीक है, और ये समस्त आर्थिक क्रियाओं को सुव्यवस्थित ढंग से जिस शास्त्र में रखा गया उसे क्या कहा गया, अर्थशास्त्र रखा गया। वास्तव में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया हुआ जैसे जैसे आर्थिक क्रियाएं बढ़ती गई। देखो क्रियाएं बढ़ेगी, जैसे सिर्फ खेती करके तो मैं मेरा पालन कर सकता हूँ, पर वो खेती अगर दूसरों के काम में भी आती है तो उसके बदले में मैं अपने फसल या अनाज देकर मैं जो धन कमाता हूँ वो मेरी आर्थिक क्रिया कहेगी। ठीक है, दूसरा समझ लो कि पशुपालन, अब पशुओं से भेड़ से ऊन मिलता है, बकरी और गाय से दूध मिलता है, मुर्गी पालन से अंडे है, मांस है, ये समस्त क्रियाएं प्राप्त होती है। इनको बेचकर मैं क्या कर सकता हूँ, धन कमा सकता हूँ। धीरे धीरे और आर्थिक क्रिया कर, जैसे आप किसी ने लुहारी का काम किया, सुधारी का काम किया, किसी के लुहारी का गेट बनाना हो, दूसरे समस्त अन्य कार्य हो, सुधारी के कार्य हो, मटके वाले होते हैं उन्होंने मटके बनाकर बेचना हो सकता है। फिर इन क्रियाओं को और व्यापारिक क्रियाओं में परिवर्तित किया गया, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता गया ये समस्त क्रिया क्या कहेगी, अर्थशास्त्र की क्रियाएं। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया है। अब अर्थशास्त्र का पर अर्थशास्त्र का भारतीय संस्कृति में सबसे पहले अर्थशास्त्र का जन्म हुआ था। तो भारतीय प्राचीन ग्रंथों में अर्थशास्त्र का उल्लेख है। उस पर वहां पर एक दोहा लिखा गया है, सॉरी एक श्लोक लिखा गया, उस श्लोक के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या श्लोक है, कृषि पाल्य वाणिज्य च वार्ता। अब इसका अर्थ क्या है, कृषि पाल्य वाणिज्य च वार्ता का इसका अर्थ यहाँ पर ये है, कृषि पालन, दुग्ध पालन, अन्यत्र वाणिज्य क्रिया, जिसमें कौन सी हो सकती है, अन्यत्र समस्त वाणिज्य यानी आर्थिक क्रिया क्या कहा गया है, वार्ता कहा गया है। तो आपके सामने सबसे पहला इस श्लोक से प्रश्न बनता है, जो यहाँ तक कि क्या है बोर्ड परीक्षाओं में भी आ चुका है। वार्ता का अर्थ क्या है, क्या पूछेंगे, वार्ता का अर्थ क्या है, तो आपको यही लिखना है, वाणिज्य क्रिया, आर्थिक व वाणिज्य क्रिया। क्या लिखेंगे आप, आर्थिक व वाणिज्य क्रिया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो अब अर्थशास्त्र के जो
प्राचीन ग्रंथों में ये बात तो लिखी हो। और कौन कौन से विचारक है जो ये अर्थशास्त्र के बारे में बताते हैं? आप सामान्य से नाम जानते हैं, जैसे प्रोफेसर जे के मेहता है, महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, दादा भाई नेहरूजी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। इन सब ने क्या किया था? अर्थशास्त्र के अपने आप में एक अच्छे विचारक रहे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अर्थशास्त्र की परिभाषा। ठीक है, यहाँ मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, अब क्या टॉपिक है अपना? अर्थशास्त्र। ये तो हो गया सामान्य अर्थशास्त्र का परिचय। अब अपना टॉपिक है अर्थशास्त्र की परिभाषा। अब अर्थशास्त्र की परिभाषाओं से क्या अर्थ है? तो अगर आपको कहा जाए अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है, तो आप क्या इसका नाम लोगे? एडम स्मिथ। अगर भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर पूछ लिया जाए, अगर आपको पूछा जाए भारतीय संस्कृति के अनुसार अर्थशास्त्र का जनक किसे है, तो आप लोग कौटिल्य नाम लोगे। क्या नाम लोगे? कौटिल्य, जिसे हम क्या कहते हैं? चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, पर विश्व के अनुसार अगर हम नाम लेंगे तो उसका नाम क्या था? एडम स्मिथ है। क्यों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा गया? क्योंकि एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1776 में। उसके अनुसार इसे क्या कहा गया? उस पुस्तक के अनुसार इसको क्या नाम दिया? विश्व में अर्थशास्त्र का जनक बताया गया था। उस पुस्तक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी ऑफ द नेचर, काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मैं लिख रहा हूं, आप सब नोट कर लें। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में। ये भी आपका परीक्षा का दूसरा प्रश्न हो सकता है। आपको ये प्रश्न आप भी पूछना बंद कर देंगे कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया। ये सब तो बहुत पुराना हो गया। अर्थशास्त्र के आपको ये जरूर पूछेंगे, एडम स्मिथ ने कौन सी पुस्तक कब लिखी थी? ठीक है, तो एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखी गई थी। ये प्रश्न आ सकता है, या प्रश्न उल्टा थोड़ा सा घुमाकर पूछ सकते हैं। आपको ये पुस्तक का नाम देगा, ये पुस्तक किसने लिखी थी और कब लिखी थी? तो एडम स्मिथ ने 1776 में लिखी थी। ठीक है, अब हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं पर आते हैं। अलग अलग अर्थशास्त्री, अलग अलग विचारकों ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है। उसमें से पहले विचारक थे एडम स्मिथ। इनकी विचार क्या था? धन का अध्ययन। इन्होंने अपनी परिभाषा में किसका नाम लिया है? धन के अध्ययन का नाम लिया है। मतलब उनका मानना क्या था? उन्होंने धन को क्या बताया था? प्रधान बताया था। धन को क्या बताया था? प्रधान बताया था। मतलब उनका कहने का अर्थ यहाँ पर ये था कि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है तो हमको किसका अध्ययन करना पड़ेगा? धन का अध्ययन करना। एकमात्र धन के अध्ययन द्वारा हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। पर क्या यह संभव है? नहीं। क्यों? कि मात्र धन क्या है? धन, क्योंकि धन क्या है? निर्जीव वस्तु है। धन क्या है? निर्जीव है? उसका अध्ययन करना क्या होता है? हमारे लिए संभव नहीं है ना। नोट को देखो, नोट को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और वो चलता फिरता नहीं है। उसका अध्ययन करना क्या होता है? हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर कुछ आलोचना, इन सामान्य से आलोचनाओं के बाद फिर एल्फ्रेड मार्शल आए। कौन आए? एल्फ्रेड मार्शल, जो आपकी पुरानी एल्फ्रेड मार्शल आए, जो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया था? आर्थिक कल्याण का अध्ययन पर ध्यान दिया। उन्होंने क्या बताया? एडम स्मिथ ने तो किस पर ध्यान दिया था? धन पर।
एल्फ्रेड मार्शल ने किस पर ध्यान दिया? आर्थिक कल्याण पर। आर्थिक कल्याण का अर्थ क्या है? मतलब एक मात्र धन का अध्ययन करना संभव नहीं है, धन के अध्ययन पर ही ध्यान न दे, उसके साथ साथ किस पर अध्ययन करना है? उनके आर्थिक कल्याण पर। मतलब वो जो धन है वो लोगों के कल्याण में कितना प्रयोग में लिया जा रहा है, जो धन है वो लोगों के कल्याण में कैसे प्रयोग, मतलब लोगों व्यक्ति कल्याण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा समझा है? व्यक्ति कल्याण पर भी ध्यान देना क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है और धन कौन कमा रहा है? व्यक्ति विशेष कमा रहा है, समाज कमा रहा है, तो उनका कल्याण जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर उनका कल्याण नहीं जुड़ा हुआ है तो अर्थशास्त्र बनाने से कोई अर्थ नहीं है। सीधी सी बात है, मैं एक व्यापारी हूँ, अगर मुझे लाभ ना हो तो मैं अगर मुझे उस लाभ या कल्याण ना हो मेरा तो मैं कोई अर्थ है? अर्थशास्त्र का मुझे कोई मतलब रहेगा नहीं रहेगा। अगर मुझे फायदा होगा तभी मैं उसको, तो कहने का अर्थ क्या है? आर्थिक कल्याण का भी अध्ययन करके बताया। फिर एक कटु आलोचना हुई किसकी? एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल दोनों की क्या हो गई? कटु आलोचनाओं के बाद यहाँ पे क्या शुरू हो गई? इनकी आलोचना के बाद एक तीसरी परिभाषा दी। किसने? लॉर्ड लियोनिन रॉबिन्स ने। बहुत IMP है, आपको इसकी परिभाषा पूछी भी जाएगी। लॉर्ड लियोनिन रॉबिन्स ने, आपको सामान्य से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लॉर्ड लियोनिन रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा किन दो व्यक्तियों की आलोचनाओं के आधार पर दी? तो एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार बताना। लॉर्ड लियोनिन जो रॉबिन्स थे उन्होंने परिभाषा क्या दी? असीमित आवश्यकताओं व सीमित साधनों द्वारा चयन की प्रक्रिया का अध्ययन। वापस पढ़ लेते हैं। असीमित आवश्यकता मतलब एक व्यक्ति या एक किसी भी व्यक्ति या एक समाज की बात करें तो उनकी आवश्यकताएं क्या है? निरंतर बदलती जाती है और हमेशा क्या? असीमित है। मुझे वो भी चाहिए। पता है एक छोटा बच्चा देखा होगा, छोटा बच्चा जो खिलौनों की दुकान पे या बाजार में, मम्मी मारो लेडो है, मम्मी मारे वो लेडो है ना, मम्मी मारे वो लेडो है और अमक्यू लेडो है और लाडू खाना है और बिस्किट खानी है ना, और ये फल लेना है, ये केला लेना है, ये चॉकलेट लेनी है। कैसे जिद करता है? उसकी आवश्यकता कई वहां पे खत्म होती है, मतलब आपके उसकी आवश्यकता क्या? असीमित है। तो लॉर्ड लियोनिन रॉबिन्स भी यही कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या है? असीमित है, पर उसके साधन क्या है? उसकी आवश्यकताएं तो क्या है? असीमित है, पर उसके साधन क्या है? सीमित है। उनकी साधनों की क्या है? सीमितताओं के कारण उसको क्या करना पड़ता है? एक प्रक्रिया निभानी पड़ती है जिसे क्या कहते हैं? चयन प्रक्रिया। उसका अध्ययन क्या करता है? उसने अर्थशास्त्र बताया है। अब थोड़ा तो समझ में आया। उसमें कहने का अर्थ क्या है? सामान्य से एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपको मोबाइल खरीदना है, ठीक है? मार्केट में कितने प्रकार के मोबाइल है? किस रेंज तक के मोबाइल? हर प्रकार के, मतलब आप 10,000 से लेकर आप 1,00,000 तक के मोबाइल मार्केट में मिलते हैं। मार्केट में क्या है? 10,000 से लेकर 1,00,000 तक के मोबाइल मिलते हैं। अब आपको अब 1,00,000 तक, पर ये तो हमारी क्या है? असीमित आवश्यकता है। मान हमको हर तरह का मोबाइल यूज करने की आवश्यकता है या हमें अच्छा से अच्छा मोबाइल लेने की आवश्यकता है, पर आपके साधन क्या है? सीमित है। आपके पिताजी का अगर बजट 15,000 तक है तो आप 10 से 15,000 के बीच का मोबाइल खरीदोगे। चयन यही होगा। अब 10 से 15,000 के बीच में आपको जो अच्छी अच्छी कंपनियां मिलेगी, 10 से 15,000 के बीच में आपको जो अच्छी अच्छी कंपनियां मिलेगी, उन कंपनियों में से बेस्ट क्वालिटी को चूज करके आप क्या करोगे? वो प्रोडक्ट खरीदोगे। तो इसका मतलब क्या? असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनाओं के मध्य एक चयन प्रक्रिया द्वारा क्या करना? अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना। यही क्या बताया? लॉर्ड लियोनिन रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में बताया। क्लियर? जैसे जैसे अब किसी का बजट बढ़ा देते हैं, 15,000 से लगाकर 30,000 कर देते हैं, तो उसके बीच में आप अच्छे क्वालिटी का मोबाइल देखेंगे। ठीक है? इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? अपनी आवश्यकताओं को क्या कर सकते हैं? संतुष्ट कर सकते हैं। फिर रॉबिन्स की परिभाषा के बाद रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा को सीमित किया। रॉबिन्स अपनी परिभाषाओं को सीमित बताया, पर पॉल ए सैमुअल्सन ने, किसने? अन्यथा अर्थशास्त्री पॉल एस सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को क्या कर दिया? विस्तारित कर दिया, यानी बहुत ज्यादा
बड़ा कर दिया। कैसे बड़ा किया? उन्होंने अपनी परिभाषा में बताया अर्थशास्त्र को विकास से संबंधित करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? सामने से छोटा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, कोई धन से संबंधित नहीं है, कोई आर्थिक कल्याण से संबंधित नहीं है, कोई चयन की प्रक्रियाओं से संबंधित नहीं है। उसका क्या होता है? निरंतर क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। मतलब पॉल एस एमिल्सन क्या कहना चाहते हैं? अर्थशास्त्र को विकास से संबंधित करते हुए गत्यात्मक विश्लेषण पक्ष पर, किस पर? गत्यात्मक विश्लेषण पक्ष, मतलब गत्यात्मक यानी निरंतरता, धीरे धीरे बढ़ता जाना, है ना। अर्थशास्त्र क्या है? रुकता नहीं है। अर्थशास्त्र का विकास रुका हुआ नहीं। जो विकास होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? धीरे धीरे, भले गति धीमी हो पर धीरे धीरे। गत्यात्मक विश्लेषण, उसमें हमेशा कुछ नया विशेष आता रहता है। विश्लेषण पक्ष पर जोर दिया है। मतलब कहने का क्या है? पॉल एस एमिल्सन का अर्थ यहाँ पर ये है कि अर्थशास्त्र क्या है? का विकास से संबंधित है तथा ये गत्यात्मक विश्लेषण है। मतलब ये निरंतर बढ़ता जाएगा और नई नई विशेषताओं में इसमें परिवर्तन आता जाएगा। ये पॉल एस एमिल्सन कहते हैं। इन सब अर्थशास्त्रों की परिभाषाओं और अपने विचारों के आधार पर एक भारतीय विचारक आते हैं, ठीक है, प्रोफेसर जे.के. मेहता। उन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है। तो उनकी परिभाषा किस आधार पर है? प्राचीन संस्कृति के आधार पर, भारत की प्राचीन ग्रंथों और उनकी संस्कृति के आधार पर उन्होंने एक परिभाषा दी है। उनकी परिभाषा है अर्थशास्त्र एक व्यक्ति को आवश्यकता भी स्थिति प्राप्त करने में मदद करता है। क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहते हैं मेहता साहब? मेहता साहब का परिभाषा बिल्कुल उल्टी है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा है ना, वैसे आप प्रोफेसर मेहता का भी उल्टा चश्मा है। देखो, अर्थशास्त्र का एक व्यक्ति को आवश्यकता विहीन स्थिति प्राप्त करना, मतलब क्या करना? अर्थशास्त्र, हम अर्थशास्त्र का जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता है जो असीमित है, व्यक्ति की आवश्यकता है जो क्या है? असीमित है, उनको प्राप्त करने की जो स्थिति है, उनको प्राप्त करने की जो अपनी आवश्यकता प्राप्त करना, वो विहीनता की स्थिति में प्राप्त कर सकता है। मतलब कहने का मतलब हमें धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को क्या करना है? कम करना और एक स्थिति पे आकर विहीन करना, यानी बहुत कम कर देना। देखो यहाँ पर विहीन का मतलब, अगर हम सामान्य हिंदी शब्दों में विहीन का अर्थ समझे तो समाप्त करना। तो परिभाषा में इसको समाप्त करना नहीं कह सकते, इसको न्यूनतम करना कह सकते हैं। परिभाषा में ये शब्द समाप्त ना होकर क्या है? न्यूनतम स्थिति करना। मतलब प्रोफेसर जे.के. मेहता कहना चाहते हैं अर्थशास्त्र एक व्यक्ति को आवश्यकता विहीन, मतलब उसकी आवश्यकता इतनी न्यूनतम कर दो, उसकी आवश्यकता इतनी न्यूनतम कर दो, न्यूनतम स्थिति प्राप्त करने में मदद करता है। मतलब क्या करता है? अर्थशास्त्र क्या करता है? व्यक्ति को उसकी आवश्यकता को न्यूनतम करने में क्या करता है? मदद करता है। कैसे? अब ये न्यूनतम सर कैसे करा? हमको तो समझ में नहीं आया सर। आया, ठीक है, मान लेते हैं आवश्यकता न्यूनतम हो रही है, विहीनता हो रही है, प्रोफेसर मेहता साहब ने कहा है तो होता होगा, पर कैसे? जैसे समझाता हूं। जैसे पहले व्यक्ति की आवश्यकता क्या होती है? असीमित होती है। असीमित यानी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। समझ लो ये उसकी आवश्यकता है कि और उसके साधन क्या है? सीमित। तो सीमित साधनों के द्वारा हम उसको चयन करके कुछ आवश्यकताएं प्राप्त करते। इसी के अंदर से उन्होंने कुछ आवश्यकताएं निकाली, ठीक है। अब आवश्यकता विहीनता की स्थिति यानी न्यूनतम करने की स्थिति में क्या होगा? जिसको उसकी वास्तविक जरूरत है, एक साथ ये स्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती। इसको स्थिति को प्राप्त करने में समय लगता है। कहने का मतलब जैसे 5 से 6 आवश्यकताएं बची उसके पास, इतनी सारी आवश्यकताओं में से उसने अपने साधनों के अनुसार इतनी आवश्यकता तय की। अब ये आवश्यकताओं को तय करने के बाद अब इन आवश्यकताओं को प्राप्त करना है। तो इन आवश्यकताओं में जो उसकी आवश्यक, इन आवश्यकताओं के अंदर उनकी जो आवश्यक जरूरत है वो कौन कौन सी? जो उसको वास्तव में जरूरत है, उनके बिना नहीं मिलता। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान हो सकता है। अगर उसको कोई काम करता है और उसका ऑफिस बहुत दूर है, कार्यालय बहुत दूर है, तो उसको वहां तक जाने के लिए अगर बाइक की जरूरत है तो वो लेगा। अगर उसको लगता है कि सामान्य सी दूरी है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की मैं चल सकता हूँ, तो बाइक नहीं खरीदेगा। तो लगता है कि 5-10 किलोमीटर है और रेगुलर इतना जाना आना मेरे शरीर इतना संभव नहीं है, तो उसके लिए उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो उस प्रकार मतलब उसकी न्यूनतम जो मुख्य आवश्यकता होगी ना,
जिनकी जरूरत होगी वो स्थिति। अब मैंने इसको समाप्त न बताकर विहीन न्यूनतम क्यों बताया? यहाँ पे मैंने इसको समाप्त न बताकर विहीन न्यूनतम क्यों बताया? न्यूनतम का अर्थ यहाँ पर है आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होगी। कहने का अर्थ यहाँ पर है जैसे इसने ये 5 आवश्यकताएं पूरी कर ली, ठीक है, अब उसके बाद उसके पास एक नई आवश्यकताओं का जन्म होगा और जैसे ही नई आवश्यकताओं का जन्म होगा उनकी पूर्ति भी करनी पड़ेगी। तो पर इनकी पूर्ति किस स्थिति में होगी? न्यूनतम स्थिति में होगी। मतलब वही वापस इसमें भी जो उसको मुख्य आवश्यक जरूरत है वो उन्हीं को पूरा करेगा, बाकी को वो क्या करेगा? छोड़ देगा। जैसे ही ये पूरी होगी तो नई आवश्यकता वापस निर्माण होगी, तो पहले से क्या होगी? कुछ कम होगी, तो नई आवश्यकता। इस प्रकार ऐसी स्थिति भी आएगी जहाँ पे उसकी आवश्यकता है न्यूनतम हो जाएगी, बहुत कम, मान लो 1, 2 या 3 मुख्य। ये मतलब कहना चाहते हैं कुल मिला के प्रोफेसर जे.के. मेहता का कहने का अर्थ यहाँ पर है प्रोफेसर जे.के. मेहता कहना चाहते हैं अशास्त्र व्यक्ति की आवश्यकता विहीनता यानी आवश्यकताओं को न्यूनतम स्थिति प्राप्त करने में क्या करता है? हमें आवश्यकता को न्यूनतम करने में, स्थिति प्राप्त करने या न्यूनतम करने में क्या करता है? मदद करता है। ये तो हमारे कुछ अशास्त्र की परिभाषा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पिछले 11वीं क्लास में हमने ये सब परिभाषाएं पढ़ी है। अब एक और परिभाषा है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको उतार दो। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है। ठीक भैया, अगर साथ साथ में कोई उतारना चाहता है तो उतार भी सकता है, ठीक है।